परम पावन, परम आराध्य, प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में शत शत नमन करते हुए हम आज का ये रविवार ये विशेष सत्र प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरु परम वंदे सच्च। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सभी को गुड मॉर्निंग, ओम अरहम। बंधुओं और बहनों, आज के इस विशेष सत्र में सूरत से जानी मानी डॉक्टर एशनी जी शाह हमारे साथ जुड़ी है हमारा मार्गदर्शन करने के लिए। और आज का जो टॉपिक रखा गया है ये भी बहुत ही एक जरूरी टॉपिक, स्किन डिजीज, त्वचा रोग। एक बहुत ही भयंकर इसके परिणाम भी हम देखते हैं। त्वचा रोग के बारे में हमें जानकारी, किस प्रकार के कितने प्रकार के रोग होते हैं उसकी जानकारी भी हम लेंगे, और उसका उपचार किस तरह से किया जाए। अपने त्वचा को स्वस्थ और सुंदर रखने के लिए बहुत से प्रयोग हम कैसे कर सकते हैं इसके बारे में बात करेंगे। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए हमारी कोऑर्डिनेटर अलका जी सांखला जुड़ चुकी है। मैं अलका जी आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आप डॉक्टर मैडम का शॉर्ट इंट्रोडक्शन देते हुए उन्हें ससम्मान आमंत्रित करें। ओवर टू यू। जय जिनेन्द्र, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। पहले एक बार सब फ्रेश हो जाइए, हाथ ऊपर करके, सबको हाथ ऊपर करने हैं, रिलैक्स होना है। आपको पता है हर रविवार को हम कुछ ना कुछ खास व्यक्ति को लेके आते हैं, और आज हमारे सूरत से, ऐसे भी सूरत डायमंड की सिटी है, मैं बहुत बार कहती हूँ, तो हमारे यहाँ एक एक डायमंड है। तो हेल्थ के क्षेत्र में तो बहुत सारे डायमंड है, और ये डॉक्टर के क्षेत्र में एक डायमंड मिलना बहुत बड़ी मुश्किल होती है। और एशनी तो बड़ी भाग्यवान है। नाम है एशनी, 3 शब्द है, ए शनि ए। ये लड़की तो लगता है बड़ी भाग्यवान है। श शब्दों में इसका वर्णन मैं नहीं कर पाऊंगी। निश्चित ही इसमें कुछ खासियत है। आप बोलेंगे क्या है? सबसे बड़ी खासियत यह है कि एशनी के मम्मी पापा, दादा दादी सारे डॉक्टर। ये तो कोई बड़ी बात नहीं होती, होता है ऐसा कभी कभी, पर ससुराल में आई, हस्बैंड डॉक्टर, सासू ससुरे डॉक्टर, ननंद और उसके हस्बैंड डॉक्टर, उनका पूरा परिवार डॉक्टर। मतलब जैसे ये पूरा फैमिली के फैमिली डॉक्टर है। ये बहुत बड़ी बात है। तो इसके लिए एक बार सब ओम हरम करे। वाह 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 वाह, ओम सब अरहम। ओम हरम करना है इसके लिए। और बात करें बायोडेटा की और इनके पढ़ाई की, हम लोगों का एक नियम है कि ज्यादा परिचय नहीं देना है। बात करने में उनसे ही उनका परिचय अच्छी तरह हो जाता है। और बायोडेटा बताने में जितना टाइम जाता है उतना अगर वक्ता को मिले तो वो ज्यादा बातें शेयर करता है। फिर भी बेसिकली कुछ बातें शेयर करना जरूरी है। तो एमबीबीएस तो उसने किया ही है, लगभग लगभग 1918 में, और उसके बाद एमडी किया 21 में। इनका वास्ट एक्सपीरियंस है क्लिनिकल इसके क्षेत्र में। और सबसे बड़ी बात यह है कि पूरे परिवार का एक जो संस्कार डॉक्टर का मिला, तो इनके मन में बचपन से ही डॉक्टर होने का सपना बैठा हुआ था, और उन्होंने वो प्रैक्टिकली भी पॉसिबल किया। तो बात करते हुए मैंने एशनी से ऐसा पूछा, इतने सारे डॉक्टर, इतने सारे अलग अलग फील्ड में काम कर रहे हैं, तो तुम स्किन में ही क्यों आई? स्किन में ही क्यों आई? तो बड़ा इंटरेस्टिंग था। उसने कहा स्किन तो एक बहुत लंबा बड़ा सबसे बड़ा अवयव है। हमारे शरीर में सबसे ज्यादा स्किन है, और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम स्किन में होती है। तो इसमें बहुत सारी बीमारियां आती है, अनेक प्रकार की। तो अच्छा है कि इस पर मैं अगर कंसंट्रेट करूँ तो लोगों को बहुत कुछ दे सकूंगी। तो इस तरह ये टॉपिक पे आने के बाद मैंने बोला कितने साल के प्रैक्टिस कर रहे हो? तो इनको तो काफी साल हो गए इस पे प्रैक्टिस करते करते। अनुभव के तौर पे मैंने पूछा आपको कैसा लगता है?
बहुत अच्छा लगता है। और सबसे मूल मूल उद्देश्य उनका एक ही है, उनका परिवार का, सभी परिवार में सबसे बड़ी बात, इनकी सासू जो है डॉक्टर सीमा, उन्होंने एमए इन जीवन विज्ञान किया है, प्रेक्षा ध्यान। तो आज बैठे हुए सभी लोगों को मैं कह सकती हूँ कि हम इस एज में भी ये टॉपिक में एमए कर सकते हैं। और ये लाइफ स्टाइल सिखाएगा, ये जीना सिखाएगा, एमए मेडिटेशन सिखाएगा, एमए योगा सीखेगा। और मुझे लगता है जब से सीमा ने एमए किया है उसकी लाइफ बदल गई है। तो अपने लाइफ में बहुत कुछ पाना है तो आप लोग सब डॉक्टर है, उसके साथ लाइफ स्टाइल भी सीखेंगे तो बहुत मजा आएगा। तो ऐसे परिवार के हर व्यक्ति के, हर डॉक्टर का एक ही एम है कि पेशेंट अच्छा होना चाहिए, पेशेंट को उपचार करना है। ना कि आज जो डॉक्टर की ट्रीटमेंट चल रही है कि इसके पास भेजो, उसके पास पैसे के लिए बहुत सारा सुनते हैं हम कि डॉक्टर, एक तो डॉक्टर देवदूत भी होता है और डॉक्टर यमदूत भी होता है, दोनों प्रकार के हैं। इधर पेशेंट मर रहा है तो बोलेगा पैसे भरो पैसे भरो, तब तक हाँ ऑपरेशन नहीं करेंगे, उसको कोई परवाह नहीं कि वो मर गया तो मर गया। ऐसे भी कुछ डॉक्टर है पर सभी नहीं होते। सभी टाइप के दुनिया में साधु संत है, वैसे चोर भी है, तो दुनिया में सब टाइप के होते हैं। तो इन पूरे परिवार के लोगों का मेरा काफी परिचय है। तो ये इंसानियत इतनी डॉक्टर में है, और एक डॉक्टर के पेशे में जो ह्यूमैनिटी है कि सबको ठीक करना, सबके लिए पहला उद्देश्य पेशेंट को ध्यान देना, और उसके लिए काउंसलिंग भी करती है। इसका कारण ये है कि वो बोलती है कि ये ट्रीटमेंट के लिए काउंसलिंग की बहुत आवश्यकता होती है, क्योंकि ये साइकोलॉजिकली लोगों पर स्ट्रेस होता है। जब स्ट्रेस होता है, टेंशन होता है, तो स्किन प्रॉब्लम बढ़ते हैं। तो ये स्किन प्रॉब्लम बढ़ने से रोकने के लिए काउंसलिंग के साथ इनकी जो ट्रीटमेंट है वो होलिस्टिक ट्रीटमेंट है। ये बहुत बड़ी बात है। और लकीली इनके हस्बैंड भी डॉक्टर है और नाम है आयुष। आयुष नाम भी बहुत बड़ा है, आयुष मंत्रालय भी हो गया है हेल्थ के लिए। तो ऐसे नाम के और एक अच्छे पति मिलना भी बड़ी भाग्य की बात है। तो इस प्रकार ये सिटी स्कैन करते हैं, और उनके पिताजी भी, डॉक्टर जयेश भाई भी यही करते हैं। तो ये पिताजी, बेटा, सासू, बहू, माँ, बेटी, पता नहीं सूरत में हमारा एक भाग्य खुला है कि एक ऐसा परिवार से हम जुड़े हैं। तो पूरे परिवार का हम सहर्ष स्वागत करते हैं, सुस्वागतम। तो एशनी के लिए मैं चाहूंगी कि एक बार आप सब वेलकम करें। और हमारी वेलकम की स्टाइल आपको सब पता है कैसी होती है। मोस्ट वेलकम, 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 मोस्ट वेलकम एशनी। थैंक यू। एमपी के फिटनेस और कल्याणम योग केंद्र आपका सहर्ष स्वागत करते। एशनी को मैं माइक हैंड ओवर कर देती हूँ। और आई होप कि आज ऐसी कुछ जानकारी मिलेगी कि हम लोग अपने स्किन के प्रति जागरूक हो गए, और ज्यादा प्रॉब्लम हो गए तो बिल्कुल एशनी से डायरेक्ट जाके मिलेंगे और उनका सलाह लेंगे इसी भाव के साथ। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम। थैंक यू, थैंक यू अलका मैडम फॉर द वार्म इनवाइट। वेलकम। आज मैं बात करूंगी स्किन हेल्थ और कॉमन स्किन प्रॉब्लम्स के बारे में। तो सबसे पहले हम जानते हैं स्किन क्या है। व्हाट इज स्किन? स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी। वो हमारे बॉडी का सबसे लार्ज ऑर्गन है। उसका फंक्शन है हमें प्रोटेक्ट करता है, बाहर के जो भी इरिटेंट एनवायरमेंटल फैक्टर्स है उससे प्रोटेक्ट करता है, और सेंसरी स्टिमुलस का भी एक सोर्स है। वाई डू वी नीड अ हेल्दी स्किन? इट इज अ फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। वो बाहर की कुछ भी एलर्जन एक्सटर्नल एजेंट से हमें डिफेंड करता है। जो सन के हार्मफुल यूवी रेज है बॉडी को अंदर से हार्म करते हैं, उनसे भी हमें बचाता है। हमारा बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट करता है। इट एक्ट्स एज अ सेंसरी स्टिमुलस सोर्स, प्रेशर पेन डिटेक्ट करके हमें बताता है। हमारी जो स्किन की हेल्थ है वो हमारी इंटरनल हेल्थ भी दिखाती है। एंड लास्टली इट रिफ्लेक्ट्स एजिंग। अगर आपका एज ज्यादा है तो स्किन में पर्टिकुलर चेंजेस आएंगे, और कभी कभी एज से ज्यादा भी अंदर के एज से स्किन की एज भी बढ़ सकती है अगर ठीक से ध्यान नहीं रखा गया तो। नाउ व्हाट आर द साइंस ऑफ अ हेल्दी स्किन? इवन स्किन टोन, मतलब कि एक समान स्किन कलर होना चाहिए, चाहे बेसिक स्किन डार्क हो फेयर हो, इट डजेंट मैटर, पर इवन होना चाहिए। इंडियन स्किन में कुछ शेडो इफेक्ट होती है, जैसे अंडर आई में शेडो होना, कभी कहीं कहीं पे थोड़ा चेंजेस होना, दैट इज नॉर्मल। पर वो जो ट्रांजिशन है वो एब्रप्ट नहीं होना चाहिए, स्मूथ होना चाहिए, और बने उतना इवन होना चाहिए। देन इवन सरफेस एंड टेक्सचर, मतलब ज्यादा बम्प्स भी नहीं होने चाहिए, खड्डे भी नहीं होने चाहिए, स्मूथ स्किन होनी चाहिए। और अगर स्किन स्मूथ है, सरफेस नॉर्मल है, तो बाहर का जो भी रेज आएगा, जो लाइट पड़ेगी वो रिफ्लेक्ट होगी डायरेक्टली, तो स्किन में ग्लो आएगा। सो मोर इवन द सरफेस, मोर ग्लो द नेचुरली द स्किन विल हैव। बैलेंस्ड मॉइस्चर कंटेंट, ज्यादा ऑयली स्किन भी नहीं अच्छा है और ज्यादा ड्राई स्किन भी नहीं अच्छा है।
मिनिमल सेंसिटिविटी टू एक्सटर्नल इरिटेंट, स्किन स्टेबल होना चाहिए, छोटी छोटी चीजों में ज्यादा इरिटेट नहीं हो जाना चाहिए। इलास्टिसिटी एंड फर्मनेस, मतलब अगर हम स्किन को पिंच करके देखते हैं और वो नॉर्मल तुरंत ही अपने ओरिजिनल पोजीशन पे चली जाती है, मतलब इट इज अ साइन ऑफ हेल्दी स्किन। अगर आपने पिंच किया और इट टेक्स टाइम टू गो बैक टू नॉर्मल, मतलब कि स्किन में इलास्टिसिटी कम है, लूज है, और एज, इट इज अ साइन ऑफ एजिंग स्किन। और सेंसेशंस भी स्किन में नॉर्मल होने चाहिए। नाउ लेयर्स ऑफ द स्किन, ये बेसिकली मैं इतना डिटेल में नहीं जाऊंगी, बट ये बहुत जरूरी है जानने के लिए, क्योंकि जो भी स्किन में इतना लेयर है, तो जो भी चेंजेस आते हैं वो इन लेयर्स में ही होते हैं। तो अगर हमें प्रॉब्लम पता है तो हम इजीली सॉल्व कर पाएंगे प्रॉब्लम को। सो फर्स्ट इज द एपिडर्मिस, जो सबसे ऊपर का लेयर है उसको एपिडर्मिस बोलते हैं, इतना पतला सा है। फिर नीचे का मिडल लेयर इज अ डर्मिस, और उसके नीचे सबक्यूटेनियस फैट मतलब हाइपोडर्मिस। तो सबसे पहले बात करेंगे एपिडर्मिस। ये है इतना पतला सा लेयर, पर बहुत कुछ चीजें चल रही होती है अंदर, बहुत सारे सेल्स होते हैं। तो ये उस लेयर का मैग्नीफाइड पार्ट है, ये सब सेल्स है। ये जो सबसे नीचे के सेल्स है वो नए स्किन सेल्स बनाते हैं, वो धीरे धीरे ऊपर जाते हैं और शेड ऑफ हो जाते हैं। तो जो सबसे ऊपर का लेयर है वो डेड सेल लेयर है, और ये नीचे से ऊपर जाने का जो टाइम है उसको 14 + 14 28 डेज लगते हैं। दैट इज अ नॉर्मल स्किन सेल टर्नओवर। पर अगर वो स्लो हो गया, दैट इज द स्लो सेल टर्नओवर, तो ऊपर ये जो डेड स्किन लेयर है वो जमा होके थिक हो जाएगा, और ऐसे चेंजेस स्किन में देखने को मिलेंगे, मोटी काली स्किन हो जाएगी बीच बीच में, विच इज एबनॉर्मल। दूसरा चीज कि व्हाट जो उसका जो मिलेनोसाइट्स होते हैं पिगमेंटेशन के लिए, वो हमारा जो स्किन का कलर है उसके लिए ये सेल जिम्मेदार है। दीज आर द मिलेनोसाइट्स, जो सबसे नीचे लेयर में होते हैं। वो धीरे धीरे पिगमेंट ऊपर भेजते हैं और स्किन को नॉर्मल कलर देते हैं। पर अगर ये ओवर स्टिमुलेट हो गए ये सेल्स, तो ज्यादा पिगमेंट प्रोड्यूस करेंगे और ऊपर डार्क स्पॉट्स दिखेंगे, जैसे कि ये। दूसरी चीज, जो एक हमारे एपिडर्मिस जो लेयर है उसमें वाटर कंटेंट भी होता है, और वो लॉक करने के लिए लिपिड्स चाहिए, जो बेसिकली फैट्स होते हैं, जो सबसे ऊपर के लेयर में होते हैं। तो वो वाटर को लॉक करके रखते हैं। तो ये भी आप देख सकते हैं, जो एनवायरमेंटल इरिटेंट्स है वो नहीं अफेक्ट कर पाएंगे स्किन को। पर अगर ये वाटर लॉस हो गया, ट्रांस एपिडर्मल वाटर लॉस हुआ, तो सारे इरिटेंट्स अंदर आके स्किन को इरिटेट करेंगे, ड्राई करेंगे, और ड्राई स्किन इज मोर ससेप्टेबल टू इरिटेशन, तो वो रेड भी हो जाएगी, बहुत खुजली होगी। तो मॉइस्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये हो गया अपर। अभी ये मिडिल लेयर का शॉर्ट में बात करेंगे। उसमें ब्लड वेसल्स होते हैं, नर्व्स होते हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंट कोलेजन और इलास्टिन। आजकल एंटी एजिंग उसका बहुत चल रहा है, तो ये जो कोलेजन और इलास्टिन फाइबर्स है वो ये इसको सपोर्ट करते हैं पूरे स्किन को। तो विथ एजिंग कोलेजन इलास्टिन पतले हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, तो ये लेयर पतला हो जाता है और ऊपर का स्किन सैग करने लगता है, तो इट इज अ साइन ऑफ एजिंग। तो वो मेंटेन करना जरूरी है। बाकी ये हमारे हेयर है, हेयर का फॉलिकल है, और यहाँ पे ग्रंथि होती है सिबेशियस ग्लैंड करके, जिससे पिंपल्स और वो सब होते हैं, वो हम बाद में बात करेंगे। नाउ व्हाट इज अ गुड स्किन केयर? हमें अच्छी हेल्दी स्किन रखने के लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहले उसको साफ रखना है, जो भी डस्ट वो सब चिपकता है उसे क्लीन करना है, पर बहुत एग्रेसिव भी नहीं जाना है। सो पीएच बैलेंस्ड फेस वॉश ओनली 2 टाइम्स अ डे। अभी पीएच क्या है? नॉर्मल हमारी स्किन का पीएच है 4.7 to 5.7, वो थोड़ा एसिडिक है। 7 इज द न्यूट्रल पीएच, उससे कम है मतलब एसिडिक। तो हमारी स्किन स्माइली एसिडिक है, तो हमें फेस वॉश भी ऐसा क्लेंजर्स ऐसे ढूंढने हैं जो थोड़े 5.5 7 से कम पीएच वाले क्लेंजर्स यूज करने हैं। अगर हाई पीएच है, अल्कलाइन है, तो उसका मेन एग्जांपल है जो हम डिटर्जेंट्स यूज करते हैं हाथ वॉश करने के लिए, जो सोप्स होते हैं जो जिससे हम बॉडी वॉश करते हैं, वो सोप्स हमें फेस पे नहीं लगाना है, क्योंकि उनका पीएच ज्यादा होता है, अल्कलाइन होता है, तो वो स्किन को ड्राई कर जाएगा बहुत। और ये फेस वॉश से भी एक्सेस वॉश नहीं करना है, सो ट्वाइस अ डे इज इनफ। नेक्स्ट इज हाइड्रेशन, जो हमने पहले भी बात किया, वाटर लॉस नहीं होना चाहिए, तो उसको हम ओरली वाटर लेने से भी और टॉपिकली मॉइस्चराइजर लगाने से भी बैलेंस कर सकते हैं। तो रोज 3 लीटर पानी तो मिनिमम पीना ही है। मेल्स के लिए ज्यादा है, 4 लीटर्स इज नॉर्मल, फीमेल्स में 3 लीटर्स इज नॉर्मल। तो टॉपिकली अब मॉइस्चराइजर के बारे में मैं शॉर्ट में बताऊंगी, बहुत कंफ्यूजन होता है कि क्या लगाना चाहिए। तो उसके टाइप्स होते हैं। इमोलियंट्स मतलब क्या, कि वो जो नॉर्मल हम कोकोनट, हमने देखा है कि दादी नानी वो सब ऐसे कोकोनट ऑयल बहुत यूज करते हैं, तो इट इज गुड, इट रिटेन्स मॉइस्चर और एजेस को स्मूथ रखता है। दूसरा है बैरियर्स, जो हमारे वैसलीन पेट्रोलियम जेली होती है जो हम यूज करते हैं, वो वाटर लॉस को ब्लॉक करता है, वो बैरियर के जैसे एक्ट करता है। और लास्ट में ह्यूमेक्टेंट्स, मतलब जो ग्लिसरीन हम लगाते हैं, वो वाटर को अपनी तरफ खींचेगा और वहां पे बना के रखेगा। तो आइडियल मॉइस्चराइजर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल 3, क्योंकि वो वाटर को लॉस भी बचाना चाहिए, एजेस भी स्मूथ करना चाहिए, और मॉइस्चर रिटेन करना चाहिए वहां पे।
और मॉइस्चराइजर्स के में आप अगर कुछ भी बाय करो तो उसमें नॉन कोमेडोजेनिक लिखा होना चाहिए, नॉन इरिटेंट लिखा होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे मॉइस्चराइजर्स पोर को ब्लॉक करके एक्ने प्रोड्यूस करते हैं, और ओल्ड एज में या मिडिल एज में भी एक्ने हो सकते हैं अगर पोर्स ब्लॉक हो गए तो। नेक्स्ट स्टेप इज प्रोटेक्शन। सनस्क्रीन हमें यूज करना है ब्रॉड स्पेक्ट्रम प्रोटेक्शन वाला, मतलब यूवीए रेज, सनलाइट होती है उसमें 3 प्रकार के रेज होते हैं, यूवीए, यूवीबी और यूवीसी। और विजिबल लाइट मतलब जो अभी हम स्क्रीन इतना सारा यूज कर रहे हैं, वो जो लाइट आ रही है वो भी अंदर के हमारे पिगमेंट सेल्स को स्टिमुलेट करके डार्क स्किन कर रही है। तो यूवीए यूवीबी रेज के शॉर्ट में मैं बोल देती हूँ, जो सन रेज आते हैं उसमें यूवीए रेज है वो बहुत नीचे तक जाते हैं, और यूवीबी रेज है वो ऊपर आते हैं। पर जो ये यूवीए जो बहुत अंदर तक जा रहे हैं, इट इज द मेन कॉज ऑफ एजिंग। एक टर्मिनोलॉजी है फोटो एजिंग, मतलब फोटो मतलब सन और एजिंग मतलब स्किन। तो जो जो इंसान बहुत सारा अनप्रोटेक्टेड सन एक्सपोजर लेता है उनमें भी रिंकल ज्यादा हो जाते हैं और एजिंग दिखती है स्किन में। और कभी कभी हमने सुना है सनबर्न हो जाता है, दैट इज ड्यू टू दिस यूवीबी रेज। यूवीबी रेज बहुत ऊपर रहते हैं, पर वो ऊपर ही रहते हैं और बहुत धमाका करते हैं, ऊपर ही रेडनेस करते हैं, बर्निंग करते हैं। तो दोनों रेज का प्रोटेक्शन जरूरी है, इसलिए टर्म आता है ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन। यूवीसी रेज भी होते हैं पर वो एटमॉस्फेयर में ही एब्जॉर्ब हो जाते हैं, तो उनका बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये आप इमेज देख सकते हैं, यूवीए नीचे तक जाता है और ये रिंकल्स करता है, और यूवीबी है जो थोड़ा ऊपर रहता है और स्किन में रेडनेस करता है। ओके और अभी हम देखेंगे नेक्स्ट इज सनस्क्रीन में ही एसपीएफ जो बोलते हैं, एसपीएफ इज अ सन प्रोटेक्शन फैक्टर, मतलब वो जो है वो यूवीबी का प्रोटेक्शन ही दिखाता है। और आपने सुना होगा पीएफएफ, पीएफए प्लस प्लस, दैट इज अ यूवीए प्रोटेक्शन। तो दोनों होना चाहिए। वीएल प्रोटेक्शन भी आता है, दैट इज विजिबल लाइट। सनस्क्रीन का इफेक्ट 2 to 3 आवर्स ही रहता है, तो एवरी 3 आवर्स, फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग एवरी 3 आवर्स लगाना जरूरी है। और एक फिंगर टिप पे अगर पूरा भर के लेंगे तो इतना एरिया कवर कर लेगा फेस के लिए। लास्ट में दूसरा एक चीज एक्सफोलिएशन, मतलब जो सुपरफिशियल लेयर वो एक्सफोलिएट करेंगे तो ग्लो आएगा। तो वंस अ वीक इज इनफ, वरना बहुत इरिटेशन हो जाएगा। तो केमिकली कर सकते हैं, ग्लाइकोलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड फेस वॉश आते हैं उनसे, और फाइन ग्रैन्युलर स्क्रब्स है वो भी यूज कर सकते हैं, बट वेरी वेरी मिनिमली। और लास्ट चीज है रिजुविनेशन। अगर आपका स्किन ऑलरेडी एकदम हेल्दी है तो और अच्छा बनाने के लिए टॉपिकल रेटिनॉइड्स जो एजिंग को प्रिवेंट करेगा, फाइन लाइंस को प्रिवेंट करेगा, विटामिन सी सीरम यूज कर सकते हैं, और बहुत सारे डीपिगमेंटिंग एजेंट्स जो छोटे छोटे ब्लैक डॉट्स होते हैं उनके लिए हेल्प कर सकते हैं। ये हो गया नॉर्मल स्किन। अभी कॉमन स्किन कंडीशंस के बारे में मैं बात करूंगी। बहुत सारी अलग अलग टाइप की स्किन कंडीशंस है, बहुत वास्ट टॉपिक है, पर जो भी कॉमन देखने को मिलता है उनके बारे में मैं बात करूंगी। सबसे मोस्ट कॉमन इज ड्राई स्किन, जो अभी हमने देखा। तो उसका मोस्ट कॉमन कॉज है एजिंग, एजिंग से भी ड्राई स्किन होता है। एक्सेस स्क्रबिंग, अभी आपके घर में जो भी लूफा यूज करते हैं, स्क्रब्स यूज करते हैं, वो प्यूमिस स्टोन्स यूज करते हैं, वो प्लीज बंद कर दीजिए, वो बहुत नुकसान करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो करने से ज्यादा स्किन साफ होगी, ऐसा नहीं है। नॉर्मल बेदिंग से भी क्लीन होती है, उससे घिसने से ड्राइनेस होगी, इरिटेटेड होगी स्किन, और पिगमेंटेशन भी हो सकता है, उसको अमाइलोडोसिस बोलते हैं। नेक्स्ट इज अल्कलाइन सोप्स, जो हमने बात किया, पीएच बैलेंस्ड सोप्स और फेस वॉश यूज करना है। डिटर्जेंट एक्सपोजर, काफी सारी फीमेल्स हैं जो बर्तन में कपड़े धोने में जो डिटर्जेंट एक्सपोजर उनका होता है, उनसे हाथ में और पैर में बहुत ड्राई स्किन रहती है, तो उसके लिए बने तो ग्लव्स यूज करने हैं, और वॉश करने के पहले थोड़ा एक घंटे पहले थोड़ा मॉइस्चराइज करके रखना है स्किन को। और जेनेटिक कॉज है, मतलब फैमिली में अगर ड्राई स्किन का बहुत इश्यू है तो वो फॉलो हो सकता है। उसमें बहुत ज्यादा खुजली आती है, इचिंग होता है, स्किन पील होने लगती है, और बाहर के इरिटेंट्स की वजह से स्किन रेड और बर्न हो सकती है। उसी का ड्राइनेस का एक एग्रेवेटेड फॉर्म है एक्जिमा, जो खरजवा बोलते हैं। वो क्यों होता है? क्योंकि बैरियर अपना ठीक नहीं है, तो वो अगर स्किन मॉइस्चराइज रखा और वो रेडनेस को कंट्रोल करने के लिए शॉर्ट टर्म के लिए टॉपिकल स्टेरॉइड यूज किया तो वो ठीक हो जाएगा। अगर आप बहुत स्किन को खुजलाते हैं तो खुजली भी एक ट्रॉमा है स्किन के लिए, जो नाखून हमारा लगता है उससे भी ऐसे बम्प्स हो सकते हैं। और बहुत ट्रीटमेंट के बाद भी अगर ये ठीक नहीं हुआ तो हमें ब्लड टेस्ट कराना जरूरी है, क्योंकि कुछ अगर किडनी फंक्शन और लिवर फंक्शन में प्रॉब्लम है तो भी ऐसे दाने देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट उसका ट्रीटमेंट, रेगुलर मॉइस्चराइजर एप्लीकेशन और शॉर्टन बाथ टाइम। हमें ऐसा लगता है कि जितना बात करेंगे पानी लगेगा उतना मॉइस्चराइज रहेगा स्किन, ऐसा नहीं है। 10 मिनट्स इज मोर देन इनफ, उससे ज्यादा टाइम नहीं लेना है नहाने में। ट्वाइस अ डे बाथ इज गुड, बट एट अ टाइम इतना ज्यादा नहीं। बहुत वार्म वाटर भी यूज नहीं करना है बाथ के लिए, और मैंने बोला वो लूफा, स्क्रबर, स्टोन, वो सब बंद करना है। नेक्स्ट इज पिगमेंटेशन। बहुत सारे रीजंस होते हैं, एक्सेस सन एक्सपोजर से भी डार्क पड़ती है स्किन,
पोस्ट इन्फ्लेमेटरी पिगमेंटेशन, मतलब ऑलरेडी कहीं पे कुछ हुआ है, आपको इरिटेशन, रेडनेस हुआ है, तो वो हील होते होते पिगमेंटेशन छोड़ जाएगा, उसको पोस्ट इन्फ्लेमेटरी पिगमेंटेशन बोलते हैं। और एक्जिमा है, लाइकन प्लैनस, प्लूराइगो सिम्प्लेक्स, ऐसी बहुत सारी कंडीशंस में स्किन ब्लैक पड़ सकती है, और वो जो पिगमेंट है उसका डेप्थ भी वेरिएबल होता है, तो वो कंडीशन के हिसाब से होगा। मैं बात करूंगी मेलाज्मा, बहुत बहुत कॉमन है और बहुत लोगों को परेशान करता है, वो झाई जो बोलते हैं, वो मोस्ट कॉमनली चीक्स पे होता है, पिगमेंटेशन होता है, फीमेल्स में ज्यादा कॉमनली होता है। उसका मेन कॉज है हार्मोनल, तो प्रोजेस्टेरोन, अगर कोई ओसी पिल्स, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ले रहा है तो भी होगा, प्रेगनेंसी में भी होगा, मास्क ऑफ प्रेगनेंसी बोलते हैं उसको, फिर वो रह जाता है, डिलीवरी के बाद भी रह जाता है। और पेरीमोनोपॉज मतलब 50-60 ईयर्स ऑफ एज में जब पीरियड्स बंद होने को आए हैं, वो फीमेल्स को भी ज्यादा होता है। और ये सन एक्सपोजर से बढ़ता है, ऑब्वियसली सन ऑलरेडी ब्लैक है तो सन एक्सपोजर और ब्लैक करेगा। जेनेटिकली अगर पेरेंट्स, मम्मी को है तो बेबी को होना ही है फ्यूचर में। और कुछ ड्रग्स से भी, दवाइयों से भी हो सकता है, फीमेल्स में ज्यादा होता है। आप एक बार डायग्राम पे ध्यान दें तो जो सन एक्सपोजर है वो ये जो नीचे जो सेल्स मैंने बोला था जो पिगमेंट प्रोड्यूस करते हैं, उनको ज्यादा पिगमेंट प्रोड्यूस करवाएंगे और ये डार्क स्पॉट क्रिएट होगा। तो ट्रीटमेंट क्या है? पहले तो टॉपिकल मतलब लगाने के लिए फोटो प्रोटेक्शन, मतलब फिजिकल फोटो प्रोटेक्शन भी रखना है कि ब्रॉड रिम्ड हैट, जो ऐसे पूरे गोल हैट आती है वो पहन के जाना है, कैप्स पहनना है, और मुंह भी पूरा कवर करके जाना है अगर सन में डायरेक्टली जाइए तो। और दूसरा, सनस्क्रीन के बारे में जो मैंने बोला, ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन यूज करना है, क्योंकि यूवी ए से एजिंग होगा, यूवी बी से रेडनेस होगा, तो दोनों जरूरी है। और डीप पिगमेंटिंग एजेंट, ऐसी क्रीम्स है जो ये सेल्स को थोड़ा बहुत पिगमेंट प्रोड्यूस करते हैं तो थोड़ा दबा के रखती है, वो क्रीम्स है कोजिक एसिड, अल्फा आर्ब्यूटिन, हाइड्रोक्विनोन, ऐसी बहुत सारी क्रीम्स आती है। ओरली हम गोली में एंटीऑक्सीडेंट, ये जो सन बेसिकली क्या करता है, सन रेज ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ाता है, तो फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस करके एजिंग करता है, पिगमेंटेशन बढ़ाता है, तो एंटीऑक्सीडेंट्स उनको थोड़ा दबा के रखेंगे और हमें एजिंग और पिगमेंटेशन कम करेंगे। विटामिन सी भी एक टाइप का एंटीऑक्सीडेंट है, और बहुत सारी ऐसी टैबलेट्स आती है जो हम ले सकते हैं, वो अंदर से इट एक्ट्स एज एन ओरल सनस्क्रीन, तो अंदर से हमें सन से बचाएगा। दूसरी ड्रग आती है ट्रेनेक्सेमिक एसिड, उसका एक मेलाज्मा में स्पेसिफिक रोल है, पर वो डॉक्टर के गाइडेंस के अंदर ही कुछ स्पेसिफिक पेशेंट्स को ही दे सकते हैं। और ऐसा देखने को मिला है कि आयरन B12 डेफिशिएंसी से भी ये चीज हो सकती है, तो ये लेवल्स चेक कराएं और सप्लीमेंट्स लें। नेक्स्ट प्रोसीजर्स, ये मेलाज्मा ऐसी चीज है कि बहुत रेजिस्टेंट है, तो हमें चारों ओर से उसको अटैक करना पड़ेगा, सिर्फ एक चीज से वो ठीक नहीं होगा, तो उसके लिए प्रोसीजर्स भी कर सकते हैं। केमिकल पील में क्या करते हैं, हम एक सॉल्यूशन लगाते हैं, ग्लाइकोलिक एसिड, वो जो अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड्स बोलते हैं, वो भी पिगमेंटेशन को कम करते हैं। और दूसरा लेजर्स, क्यू स्विच Nd:ARC लेजर है, वो एग्जैक्टली जो पिगमेंट है उसको फोकस करके उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, तो वो भी हेल्प करेगा। और GFC थेरापी, जो PRP प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरापी है, उसका ही वेरिएशन है, उसके बारे में मैं बाद में बात करूंगी। सो ये हो गया मेलाज्मा के बारे में। अभी एक्ने, एक्ने मतलब पिंपल्स जो सभी को बहुत परेशान करते हैं, यंग एज में तो करते ही हैं, कभी कभी अडल्टहुड तक चले जाते हैं। तो बेसिकली ये क्या है, इन्फ्लेमेशन मतलब रेडनेस होता है अफेक्टिंग पाइलोसेबेशियस, मतलब ये हमारा जो मैंने दिखा था हेयर है, हेयर फॉलिकल के बाजू में ग्रंथि होती है सिबेशियस ग्लैंड, तो ये सीबम मतलब जो चिकनापन हमें फील होता है, स्वेट नहीं सीबम, ये दूसरा है, ये सिबेशियस ग्लैंड्स प्रोड्यूस करते हैं, और सीबम नॉर्मली यहाँ से बाहर निकलता है, पर अगर ये चीज ब्लॉक हो गई तो ये सिबेशियस ग्लैंड्स के अंदर सीबम भर जाएगा, और वो भरते भरते पूरा एक्ने प्रोड्यूस कर देगा, और अगर वो रप्चर हो गया, फूट गया अंदर, तो बहुत सारा रेडनेस और इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस करेगा, जो हमें पिंपल, रेड पिंपल दिखता है वो है। उसका कॉज फिजियोलॉजिकल, नॉर्मली जो एडोलेसेंट यंग एज ग्रुप है, टीनेजर्स में तो होता है। दूसरा एक क्यूटीबैक्टीरियम एक्ने इन्फेक्शन है, जो नॉर्मली ये बैक्टीरिया हमारे स्किन पे होते ही है, पर अगर उनका प्रमाण बढ़ गया तो भी एक्ने होता है। और एबनॉर्मल एक्ने वो है अगर 25-30 इयर्स के एज के बाद भी आपको एक्ने हो रहा है, मतलब कुछ अंदर गड़बड़ है, कुछ हार्मोनल इम्बैलेंस है, या फिर डाइट में कोई इश्यू है। PCOS आपने सुना होगा, जो फीमेल्स में होता है कॉमनली, पॉलिसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, उसमें एक्ने तो होते ही हैं। हर्स्यूटिज्म मतलब एबनॉर्मल मेल जैसे बाल आते हैं, ज्यादा बाल आते हैं फीमेल्स को। पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं, वेट गेन होता है, आपने देखा होगा नेक की, एक्जिला की स्किन डार्क हो जाती है, तो ये PCOS का पार्ट है। दूसरा साइकोलॉजिकल स्ट्रेस, बच्चों में एग्जाम्स के टाइम पे या एडल्ट्स को जब स्ट्रेस हो तब एक्ने निकल आते हैं। और कुछ मेडिसिन से भी, स्टेरॉइड से या एंटी ट्यूबरकुलर, एंटी सीजर खींच की मेडिसिन से भी होता है। हम शॉर्ट में देख लेते हैं कि अगर एक्ने कौन से एरिया पे एक्ने है तो वो क्या इंडिकेट करता है। अगर फोरहेड पे, पिंक वाला पार्ट, हेयरलाइन में एक्ने है, मतलब ज्यादा ऑयल यूज कर रहे हैं आप, वो ऑयल आके पोर्स को ब्लॉक करके एक्ने कर रहा है, आपको डैंड्रफ है तो भी हो सकता है, या फिर हेयर प्रोडक्ट्स, कॉस्मेटिक्स की वजह से हो सकता है। ये T जोन है, जो पर्पल वाला पार्ट है, वो ऑलरेडी बहुत ऑयली होता है,
तो उसमें पोर्स ब्लॉक होके एक्ने हो सकता है। तो दिस इज अ साइन ऑफ ऑयली स्किन अगर यहाँ पे है तो। फिर चीक्स, आजकल हम फोन्स बहुत यूज कर रहे हैं, तो फोन्स का जो सरफेस होता है वो साफ नहीं रहता है, तो उससे भी एक्ने होते हैं। और पिलो कवर्स जहाँ पे हम सोते हैं, एक ही साइड पे सोते हैं, कुछ कुछ लोगों को एक ही साइड एक्ने होते हैं, तो उनको पिलो कवर्स रेगुलर एटलीस्ट 4-5 डेज और वंस अ वीक तो धोने डालने हैं और क्लीन रखना है, तो वो चीक्स पे एक्ने का कॉज है। और अगर आपको जॉ लाइन में ये एरिया में एक्ने है, मतलब कि हार्मोनल इम्बैलेंस है, तो उसकी जांच करानी चाहिए। और एक्ने क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि उसका टाइमली ट्रीटमेंट नहीं किया तो कॉम्प्लिकेशंस हो जाएंगे। हमें लगता है कि वो ठीक हो जाएगा खुद से, पर वो अपने मार्क्स छोड़ जाएगा, तो वो बहुत स्ट्रेसफुल कंडीशंस है। जैसे कि एक्ने स्कार, जो खड्डे रह जाते हैं, खड्डे मतलब स्किन खींच के अंदर ऐसे रह जाती है, वो इट इज नॉट गुड। फिर पिगमेंटेशन, मतलब वो रेडनेस होके फिर अपने मार्क्स छोड़ जाता है, दैट इज अ कॉम्प्लिकेशन। फिर अगर बहुत सीवियर इन्फ्लेमेशन और बहुत सीवियर एक्ने हो गए तो ऐसे कीलोइड हाइपरट्रॉफिक स्कार जैसे हो सकता है। और लास्टली साइकोलॉजिकल इफेक्ट, हमारा कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। तो ये सब चीजें हैं, तो एक्ने ट्रीट करना जरूरी है। सबसे पहले लुक फॉर अंडरलाइंग कॉज, एरिया को देख के, एज को देख के, डाइट को, लाइफस्टाइल को देख के हमें जज करना है कि कॉज क्या है। फिर दूसरा कि अवॉइड हार्श सोप्स एंड स्क्रब्स, जो अल्कलाइन पीएच मैंने बोला था उससे ड्राई स्किन करके, ड्राई स्किन इज ऑल्सो कॉज ऑफ एक्ने। ऐसा नहीं है कि ऑयली स्किन में ही एक्ने होगा, ज्यादा ड्राई स्किन भी एक्ने कॉज कर सकती है। फिर पिकिंग ऑफ स्किन, बहुत सारे लोगों को ऐसा होता है कि एक्ने हुआ तो हम फोड़ दे, खींच ले, तो दैट इज ऑल्सो नॉट गुड। फिर हाई शुगर फूड्स, जो जिसमें ग्लाइसेमिक कंटेंट ज्यादा है, जैसे चॉकलेट्स है, केक्स है, वो सब अवॉइड करना है क्योंकि वो भी एक्ने करता है। और डेयरी प्रोडक्ट्स, वंस अ डे मिल्क इज ओके, पर ज्यादा मिल्क प्रोडक्ट्स लेने से भी एक्ने होता है। तो हम कैसे ट्रीट करेंगे? टॉपिकली में लगाने के लिए एंटीबायोटिक जेल्स आती है, आपने सुना होगा, क्लिंडामाइसिन जेल, बेंजाइल पेरोक्साइड क्रीम, वो जो बैक्टीरिया होता है उनको सबसाइड करती है और इन्फ्लेमेशन कम करती है। रेटिनॉइड्स, वो एडापिलिन और रेटिनॉइड, तो जो एंटीबायोटिक्स है ऊपर वाली, वो जो एक्ने हुए हैं उनको बिठाएगी, और रेटिनॉइड्स है वो नए एक्ने होने से बचाएगी। हमने वो फिगर में देखा था कि सीबम प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो रहा है, तो वो जो रेटिनॉइड्स है वो सीबम प्रोडक्शन कम करेंगे। और दूसरी क्रीम्स आती है एजिलिक एसिड, मैंडेलिक एसिड। प्रेगनेंसी में भी बहुत सारे एक्ने होती है, तो उनमें कुछ कुछ लाइक एजिलिक एसिड और बेंजोल पेरोक्साइड उतना ही यूज कर सकते हैं, सारी प्रेगनेंसी में यूज नहीं कर सकते, फीटस को डैमेज होता है। ओरली गोली में एंटीबायोटिक्स लाइक एजिथ्रोमाइसिन ले सकते हैं। आइसोट्रेटिनोइन करके एक रेटिनॉइड ड्रग है, वो बहुत इफेक्टिव है एक्ने के लिए, बट नॉट इन चाइल्ड बेरिंग एज, वो फीटस को डैमेज करती है, तो मेल्स में दे सकते हैं, और बहुत यंग और या बहुत ओल्ड फीमेल्स में ही दे सकते हैं। और अगर हार्मोनल इम्बैलेंस है, उसकी वजह से भी एक्ने हो रहा है, तो ओरल हार्मोनल थेरेपी, जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स नॉर्मली फैमिली प्लानिंग के लिए यूज करते हैं, वो भी हम नॉर्मली दे सकते हैं फीमेल्स को टू रिड्यूस एक्ने, अगर हार्मोनल कॉज है तो। और प्रोसीजर्स में कोमेडॉन एक्सट्रैक्शन, मतलब जो ऑलरेडी जो छोटे कोमेडॉन्स होते हैं, वो पिंपल का बेबी पार्ट, बेबी बोलते हैं कोमेडॉन को, वो बड़ा होके बड़ा पिंपल बनाएगा, तो उसको पहले से ही निकाल के क्लीन अप कर देते हैं। और दूसरा केमिकल पील्स, सैलिसिलिक एसिड, मैंडेलिक एसिड, ये बीटा हाइड्रोक्सी एसिड है, सैलिसिलिक एसिड, वो एक्ने को बिठा देगा, तो जल्दी ठीक हो जाएगा, और इन्फ्लेमेशन कम होगा तो स्कारिंग कम होगा और पिगमेंटेशन भी कम होगा। ओके, अभी सबसे कॉमन चीज है हेयर फॉल, जो सभी को परेशान करती है, कभी ना कभी लाइफ में ये फेज आया ही होगा हेयर फॉल का, तो उसके बारे में बात करते हैं। उसके कॉजेस क्या है? मोस्ट कॉमन कॉज, हमें लगता है कि ये बहुत छोटी चीज है, पर एक्चुअली मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। आयरन डेफिशिएंसी, विटामिन B12, फॉलिक एसिड, प्रोटीन डेफिशिएंसी। क्या होता है, हमारे जो हेयर फॉलिकल्स, जो बेस होता है हेयर का, उसमें आयरन के स्टोर्स होते हैं, बॉडी स्टोर करके रखता है। अगर हमारे ब्लड में ही आयरन कम है, तो हमारा बॉडी क्या करेगा? बॉडी के लिए हेयर इंपॉर्टेंट नहीं है, तो वो बॉडी आयरन हेयर फॉलिकल में से लेके वहां पे देगा जहां उसको एक्चुअली जरूरत है, तो हेयर में आयरन के स्टोर्स कम हो जाने की वजह से हेयर फॉल होता है। ठीक है, ऐसा B12 और फॉलिक एसिड के लिए। सेकंड कॉज इज एज रिलेटेड, AGA मतलब एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया, और FPHA मतलब फीमेल पैटर्न। ये एंड्रोजेनिक जो आपने देखा होगा, मेल्स में कॉमनली ऐसा बाल्डनेस होता है, आगे फ्रंटोटेम्पोरल और पीछे के पार्ट में भी होता है, और फीमेल्स में ऐसा क्रिसमस ट्री पैटर्न देखने को मिलता है हेयर लॉस में। नेक्स्ट कॉज इज टीलोजन इफ्लूवियम, ये भी बहुत कॉमन कॉज है, बहुत सारे केसेस में देखने को मिलता है। फिजिकल स्ट्रेस, लाइक कुछ सर्जरी हुआ है, उस कुछ इलनेस हुआ है, प्रेगनेंसी के बाद का डिलीवरी है, मेंटल स्ट्रेस है, उस सारी चीज से हेयर फॉल होता है। और ये हेयर फॉल एक्चुअली जो इवेंट है, स्ट्रेसफुल इवेंट, उसके 3 मंथ्स बाद चालू होता है, तो हमें लगता है कुछ रिलेशन नहीं है, पर हेयर साइकिल की वजह से ऐसा होता है कि स्ट्रेस के 3 मंथ्स बाद ये चालू होता है। नेक्स्ट, थायराइड डिसऑर्डर्स, अगर कुछ भी कॉज नहीं मिल रहा है तो थायराइड लेवल्स कराना जरूरी है, क्योंकि हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपरथायरॉयडिज्म अगर कम ज्यादा दोनों है तो दोनों में हेयर फॉल हो सकता है। नेक्स्ट, पैची हेयर लॉस, आपने देखा होगा ऐसे पैचेस में हेयर फॉल होते हैं, बहुत कॉमन नहीं है और बहुत सीरियस भी नहीं है, इट इज ट्रीटेबल, तो उसको एलोपेशिया एरियाटा बोलता है, उसका ऑटो इम्यून ही कॉज है, मतलब शरीर के अंदर से ही ये कॉज आता है, उसको कोई स्पेसिफिक कॉज नहीं है।
अभी हेयर फॉल हुआ तो क्या करना है? सबसे पहले तो टेक अ डीप ब्रेथ। क्यों? क्योंकि आप चीज याद रखना है, हेयर साइकिल 3 मंथ्स का है। क्यों? मतलब अभी जो आपको हेयर फॉल हो रहा है वो 3 मंथ्स पहले जो स्ट्रेस हुआ है, जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, उसकी वजह से है। और दूसरा, हेयर फॉल एरियाज जो है उसमें हेयर फॉलिकल्स तो है ही। मोस्ट ऑफ द हेयर फॉल कंडीशंस में हेयर फॉल इंटैक्ट ही रहते हैं। हमें दिखता है कि हेयर नहीं है तो वापस आएंगे कि नहीं, पर वो आएंगे। वहां पे हेयर फॉलिकल्स, उसका बेस तो है ही, सिर्फ हमें ग्रोथ स्टिमुलेट करना जरूरी है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इज डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ द कॉज। फिर उसके लिए इन्वेस्टिगेशन, रूटीन सीबीसी मतलब कॉमन रूटीन ब्लड काउंट कराना है, उसमें हीमोग्लोबिन देखना है, आयरन स्टोर्स, एक सीरम फेरिटिन आता है जो आयरन स्टोर्स डिटेक्ट करता है, वो लेवल्स कराने हैं। और थायराइड के लिए टीएसएच, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का टेस्ट भी कराना जरूरी है। और हार्मोनल प्रोफाइल भी करा सकते हैं अगर हेयरफॉल ज्यादा है तो। सब अभी क्या करेंगे उसके लिए? हेयरफॉल है तो फर्स्ट वी हैव टू बूस्ट द हेयर ग्रोथ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम ओरल सप्लीमेंट्स तो लेते ही हैं, पर फूड से भी, वो स्पेसिफिक फूड्स खाने से भी स्टिमुलेट होता है। डाइट रिच इन आयरन, जो पालक है, बीट है, खजूर है, उससे भी आयरन मिलता है। विटामिन ए, गाजर, स्वीट पोटैटो से मिलता है। विटामिन सी, सारे साइट्रस फ्रूट्स खाने हैं। विटामिन ई इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, आपने सुना होगा, आज सब नट्स के बारे में बात करते हैं, चिया सीड्स, ये सब बहुत कॉमन है अभी, फ्लैक्स सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, इट इज गुड, तो ये लेना है। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स वॉलनट्स में होता है, अखरोट में होता है, और सीड्स में। और प्रोटीन्स भी लेना है, सारे मग, मठ, जो भी प्रोटीन्स है वो लेने हैं। और मिल्क, मिल्क में भी प्रोटीन आता है। और दही, दही खास लेना है। तो ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट टॉपिकल, हम लगाने के लिए, स्टिमुलेट करने के लिए क्या कर सकते हैं, हेयर फॉलिकल को बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं? मिनॉक्सिडिल आपने सुना होगा, जो हमने फीमेल पैटर्न हेयर लॉस, जो मेल्स को इधर और फीमेल्स को क्रिसमस ट्री पैटर्न जो हमने बात किया था, तो उसके लिए मिनॉक्सिडिल सोल्यूशन अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ हेयर लॉस हम 5% 10% सोल्यूशन दे सकते हैं। बाकी पेप्टाइड्स, रिडेंसिल, प्रोकैपिल, कैप्सेसिन, ये सब बेसिकली कुछ नहीं है, दीज आर अमीनो एसिड्स या फिर कुछ प्लांट्स से डिराइव्ड हुए हुए फैक्टर्स हैं जो हम अप्लाई करते हैं तो वो हेयर ग्रोथ को बढ़ाएगा। ओरली सारे न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स के बारे में बात किया। फिर जो अगर मेल्स को, यहाँ पे जो हेयर लॉस का बात किया था स्कैल्प के लिए, उसमें फिनास्ट्राइड, ड्यूटास्ट्राइड वो ले सकते हैं, और स्पाइरोनोलैक्टोन भी दे सकते हैं फीमेल्स में। और आपने सुना होगा, ये बहुत अच्छी थेरेपी है, पीआरपी थेरेपी, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। ये आप फिगर पे ध्यान दें तो इसमें क्या करते हैं, हम पेशेंट का खुद का ब्लड लेते हैं, उसको बहुत हाई स्पीड पे सेंट्रीफ्यूज करते हैं, उसमें से प्लेटलेट्स, एक सेल्स एक टाइप के, वो सेपरेट होते हैं, उसके अंदर ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं भर भर के। तो वो हम उसी पेशेंट के अगर स्कैल्प में इंजेक्ट किया तो ग्रोथ बहुत अच्छे से स्टिमुलेट होगा। इट हैज टू बी डन मंथली, और 3-4 सेशंस आर इनफ। ये दिस एन एडजवेंट ट्रीटमेंट, वो सबसे इंपॉर्टेंट जो आगे बताया वो है, और उसके साथ ये करेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। ओके, अभी स्किन इन्फेक्शन के बारे में बात करते हैं शॉर्ट में। फंगल इन्फेक्शन होता है, बैक्टीरियल, स्किन हमारी क्या है, बैरियर है, तो सब कुछ जो भी पहले आएगा स्किन को अफेक्ट करेगा। तो फंगल इन्फेक्शन जो है वो दराज या दाद जो बोलते हैं, टीनिया कॉर्पोरिस, रिंग लाइक लीजन्स होते हैं, बहुत ही खुजली आती है उसमें। और अगर एक फैमिली मेंबर में है तो सब में होना ही है वो, क्योंकि वो स्प्रेड होता है, क्लोथ से भी स्प्रेड होता है। और बेसिकली स्किन फोल्ड्स में, साइड में जो ग्रॉइंस होता है, प्राइवेट पार्ट के आजू बाजू का जो एरिया होता है उसमें होता है, बगल में होता है। और ये बेसिकली इट इज अ साइन ऑफ पुअर हाइजीन, क्योंकि स्वेट स्वेट अगर जमा रहता है, वहां पे मॉइस्चर रहता है, तो आपने देखा होगा फंगस कहाँ होता है, जहाँ मॉइस्चर ज्यादा होता है, तो ये वैसा ही है। दूसरा है पिटिरासिस वर्सिक, जो करोड़िया बोलते हैं, वो व्हाइट कलर का भी हो सकता है, आपने देखा होगा, या ब्लैक कलर का भी हो सकता है। बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे टेंशन में आते हैं कि ये उनको लगता है कि विटिलिगो या कोड है ये व्हाइट स्पॉट्स, पर ऐसा नहीं है। दिस इज सिंपल फंगल इन्फेक्शन जो ट्रीटेबल है। तो चेस्ट पे देखने को मिलता है, नेक, लोअर बैक, फेस में। उसका ट्रीटमेंट है एंटी फंगल्स, ओरली हम देते हैं, इट्राकोनाजोल, फ्लूकोनाजोल, ये सब दवाई देते हैं। और लगाने के लिए ट्यूब्स आती है, ललिकोनाजोल, एमरोल्फिन, ये भी फंगस को मारती है। और खास खास ध्यान रखना है कि ऑलवेज दिन में 2 टाइम तो नहाना ही है, और रेगुलरली अंडरगारमेंट्स और क्लोथ्स भी चेंज करने हैं। और अगर एक फैमिली मेंबर को है तो सबको साथ में ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा, वरना वो ऐसे फैलता ही रहेगा एक से दूसरी जगह पे। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली, ओवर द काउंटर स्टेरॉइड क्रीम्स नहीं लेना है। बहुत सारे लोगों को कुछ भी स्किन कंडीशन हो तो वो दवाई की दुकान पे जाके ले लेता है, और वो दवाई वाला दे भी देता है क्रीम्स, पर वो क्रीम्स में स्टेरॉइड होता है, इट इज वेरी हार्मफुल। वो फंगस को थोड़ा दबा देगा और फिर वापस बहुत और उथला मार के आएगा, तो वो स्टेरॉइड क्रीम्स यूज नहीं करने हैं। नेक्स्ट, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जो बैक्टीरिया हमारे स्किन में नॉर्मली होते हैं, पर उनका अगर प्रमाण बढ़ गया तो ऐसे फॉलिकल्स, पस वाले लीजन्स हो सकते हैं, उसको फॉलिकुलाइटिस बोलते हैं। और अगर वो बहुत डीप चले गए तो वो फरंकल ऐसे बना देते हैं। पर अगर आपको ये बार बार हो रहा है और बहुत सारी जगहों पे हो रहा है, तो इट इज अ साइन ऑफ
हाँ, डायबिटीज मेलाइटस, तो या आपका डायबिटीज अभी तक डायग्नोज नहीं हुआ, और अगर ऑलरेडी आप डायबिटिक है तो शुगर कंट्रोल में नहीं है, तो वो ब्लड टेस्ट करा लेना जरूरी है अगर बहुत बार हो रहा है तो। और इसका ट्रीटमेंट है सिंपल एंटीबायोटिक्स, वो ठीक हो जाता है। नेक्स्ट, वायरल इन्फेक्शंस में हर्पीज लेबियालिस, जो होठ पे जो बरोमूत्री गयो ऐसा बोलते हैं, तो वो जो फ्लूइड फिल्ड लीजन्स, पानी भरे हुए लीजन्स होते हैं होठ पे, बार बार थोड़े थोड़े महीने में होते रहते हैं। और ऐसा सेम चीज प्राइवेट पार्ट्स में भी हो सकता है, उसका वायरस थोड़ा डिफरेंट है टाइप, पर ये हर्पीज इन्फेक्शन है जो एंटीवायरल ड्रग से ट्रीट हो सकता है। दूसरा, हर्पीज जोस्टर, आपने देखा वो अमिताभ बच्चन की एड आ रही होगी वो हर्पीज जोस्टर की वैक्सीन के लिए, क्योंकि ये चीज ऐसा है कि बहुत बहुत पेनफुल, ये नर्व्स को अफेक्ट, जो हमारी नर्व्स होती है सेंसेशंस कैरी करती है उनको अफेक्ट करता है। और ये आपने देखा होगा इतने ही पार्ट में, ये एक नर्व का सप्लाई का एरिया है, तो उतने ही पार्ट में अफेक्ट करेगा और बहुत पेनफुल है, और उसको न्यूरल्जिक पेन बोलते हैं। तो उसका अर्ली ट्रीटमेंट जरूरी है, अगर आपने ट्रीट नहीं किया तो लीजन्स तो बैठ जाएंगे पर पेन सालों तक चलता रहेगा। सो एसाइक्लोविर, वैलासाइक्लोविर जैसी एंटीवायरल एजेंट्स लेना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट इज वॉट्स, चेपी मसा बोलते हैं, हमें लगता है कुछ नहीं है पर वो एक्चुअली चेपी वायरस होता है अंदर, और वो एक से दूसरी जगह स्प्रेड होता है, फेस पे, हैंड्स, हाथ पे, तलिए पे, कहीं पे भी हो सकता है। और अर्ली ट्रीटमेंट इसलिए जरूरी है, आपको कुछ परेशान नहीं करेगा, वो खुद ब खुद बैठ भी जाएगा हमारी इम्यूनिटी की वजह से, पर वो बैठने के पहले कहीं और इन्फेक्ट, आपके ही शरीर में कहीं और पे और जगह पे इन्फेक्ट करके चला जाएगा। तो अर्ली ट्रीटमेंट इज वेरी मच नेसेसरी, और उसको निकालना ही पड़ेगा बाय CO2 लेजर या फिर इलेक्ट्रोकॉटरी। लास्ट में मैं ये एक बहुत बहुत बड़ा टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पर अभी मैं शॉर्ट में बताऊंगी, एंटी एजिंग। आजकल एजिंग बहुत अफेक्ट कर रहा है सबको, और सबको यंग दिखना है, तो बेसिक हम थोड़ा सीख लेंगे कि एजिंग स्किन क्यों होता है। तो फ्री रेडिकल, मतलब जो मैंने बोला था एंटीऑक्सीडेंट जो हेल्प करते हैं, जो हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल्स बनता है वो स्किन को डैमेज करके एज कराता है, वो एज की वजह से होना ही है, वो नॉर्मल है। पर अगर हमने सन एक्सपोजर ज्यादा लिया तो एजिंग फास्ट हो जाएगा स्किन का, और वाटर कंटेंट कम हो गया स्किन का तो उससे भी एजिंग फास्ट हो जाएगा। तो प्रिवेंशन के लिए हमें अच्छे से स्किन को केयर करना है, पानी पीना है ज्यादा, ये हमने बात किया है, सन एक्सपोजर से बचना है, स्मोकिंग, अल्कोहल से भी आपने देखा होगा स्मोकर्स जो होते हैं वो अपनी एज से ज्यादा बूढ़े लगते हैं, क्यों? क्योंकि उनमें इतना डैमेज हो गया है अंदर भी और बाहर भी, तो एज, स्किन एज लगती है। और डाइट रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स लाइक नट्स, सीड्स, साइट्रस फ्रूट्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, सब कुछ लेना है। और हम कुछ प्रोसेसेस भी कर सकते हैं, एंड रिडक्शन ऑफ जो फाइन लाइंस, छोटी छोटी लाइंस है, रिंकल्स है, उनके लिए टॉपिकल रेटिनॉइड्स लगाते हैं, रेटिनॉल सीरम्स, वो हमारी स्किन के रिंकल्स को कम करेगा। सनस्क्रीन यूज करना है, स्पेसिफिक केमिकल पील्स आते हैं जो भी ये फाइन लाइंस को स्मूदन आउट कर देते हैं, और CO2 फ्रैक्शनल लेजर भी आता है जो फाइन लाइंस को रिड्यूस करता है। और अगर डीप लाइंस है, परमानेंट लाइंस हो गई है, स्किन सैग कर रही है, तो उसको अंदर से टाइटनिंग करना पड़ेगा। MNRF करके एक प्रोसीजर आता है जिसमें नीडल्स, छोटी छोटी नीडल्स अंदर जाके करंट देती है, जिससे कोलाजन प्रोडक्शन बढ़ता है और स्किन स्मूदन आउट होती है। फिर बोटॉक्स और फिलर्स के बारे में आपने सुना ही होगा। बोटॉक्स इज वो जो हमारे मसल्स बहुत ओवर एक्टिव हो गए हैं उनको थोड़ा नम कर देता है, तो रिंकल्स कम हो जाते हैं। और फिलर्स बेसिकली ऐसे केमिकल्स होते हैं, दे आर वेरी सेफ, जो हम कुछ स्पेसिफिक जगह पे इंजेक्ट करके स्किन को लिफ्ट दे सकते हैं, पर इट इज नॉट फॉर ऑल, स्पेसिफिक पेशेंट्स को ही ये कर सकते हैं। सपोर्टिंग एंड स्ट्रेंथनिंग, हम अंदर से भी सपोर्ट देना है, बाहर से तो कर ही रहे हैं, अंदर से सपोर्ट देना है, जो अंदर से फिलर से होगा। थ्रेड लिफ्ट भी आता है, थ्रेड्स अंदर जाते हैं तो वो स्किन को लिफ्ट करते हैं, और वो परमानेंट अंदर ही रहते हैं, किसी को दिखता नहीं है, पर इट सपोर्ट्स द स्किन फ्रॉम विद इन। और लास्टली स्किन बूस्टर्स, छोटे छोटे डॉट्स में हम इंजेक्ट करते हैं, उसमें हाइलुरोनिक एसिड होता है, तो हाइलुरोनिक एसिड हमने देखा था वो मॉइस्चर अपने पास खींचेगा, तो वो स्किन को मॉइस्चराइज रखेगा, सपोर्ट देगा, तो एजिंग कम दिखेगा। सो हेल्दी स्किन इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ ओवरऑल वेलनेस, तो अपनी स्किन का ध्यान रखिए। थैंक यू। तो अभी हमने बहुत सी जानकारियां ली स्किन डिजीज के बारे में। आपकी कोई जिज्ञासा, प्रश्न हो तो आप हैंड राइज करेंगे, आपको ऑप्शन दिया जाएगा। मैं कमेंट सेक्शन में देख सकती हूँ, कुछ क्वेश्चंस हैं। व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ ग्रे हेयर? जो ऑलरेडी हेयर ग्रे हो गए हैं वो दैट इज इरिवर्सिबल, वो वापस नॉर्मल नहीं आएंगे, पर नए ग्रे हेयर नहीं हो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट इज न्यूट्रिशन। मोस्ट कॉमन कॉज ग्रे हेयर का इज न्यूट्रिशन, तो अगर न्यूट्रिशन का आपने ध्यान रख लिया तो वो नए ग्रे हेयर नहीं होंगे।
और थोड़ा जेनेटिक फैक्टर भी है, अगर पेरेंट्स में जल्दी आए हैं तो बच्चों में भी जल्दी ग्रे हेयर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पुटिंग ऑयल फुल टाइम इंपॉर्टेंट ऑन किड्स? ऑयल फुल टाइम, ऑयल से क्या होता है, हमारी स्किन में, स्कैल्प में नॉर्मली ऑयल प्रोड्यूस होता ही है, तो अगर हमने ओवर ऑयल एप्लीकेशन कर दिया तो डैंड्रफ होगा। तो डैंड्रफ अगर आपके बच्चों को है तो हेयर ऑयल बने उतना अवॉइड करना है। और सभी के लिए जनरली अगर आपको हेयर ऑयल लगाना है तो स्कैल्प में बने उतना नहीं लगाना, नीचे हेयर के लिए लगाना है। और हेयर वॉश करने के 1 आवर पहले हेयर ऑयल लगा सकते हैं, फिर उसको वॉश कर देना है। बहुत एग्रेसिव ऑयल एप्लीकेशन नहीं करना है। और ऑयल नीचे फेस पे आके वो पोर्स ब्लॉक करेगा, उससे एक्ने भी होगा। तब 1008 क्या क्वेश्चन पूछे मैम आपको? गुड मॉर्निंग मैम। आप नाम बताइए और नेम कहाँ से वो भी बताइए। मैं रश्मि आसाम से, गुवाहाटी से बोल रही हूँ। हेलो। बोलिए आपका प्रश्न क्या है? मैम मेरा बेटा 24 इयर्स का है, तो उसके बाल उड़ने लग गए, मतलब वो इतना, मतलब वो वरीड है ना इसके लिए, तो उसको क्या हाँ, करना चाहिए अभी? जो मेल पैटर्न हेयर लॉस बोला है या वो 24 या ईयर्स। यहाँ से हाँ, तो वो थोड़ा हेरिडिटरी हो सकता है, उसके फादर या ग्रैंडफादर को है तो उसको जल्दी होगा। तो उसके लिए जो मैंने ट्रीटमेंट्स बोली, एक तो न्यूट्रिशन का ध्यान रखना है, और फिनास्ट्राइड जो टैबलेट लिखा था स्ट्रिक्टली अंडर गाइडेंस ऑफ अ डर्मेटोलॉजिस्ट, वो फिनास्ट्राइड क्या है, ये हार्मोन की वजह से हो रहा है, मेल हार्मोन, तो वो हार्मोन्स को थोड़ा इधर इफेक्ट करने से बचाएगा। तो फिनास्ट्राइड ड्यूटास्ट्राइड टैबलेट लेना है, और मिनॉक्सिडिल सोल्यूशन लगाना है, और पीआरपी थेरेपी कराना है। ये वापस आ जाएंगे ना बाल? हाँ हाँ हाँ, आ जाएंगे। और अगर हेयर ट्रांसप्लांट मैं एक रिक्वेस्ट करूंगी कि तो अश्विनी को डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि लोगों को क्वेश्चन भी पूछने, पर्सनल किसी की प्रॉब्लम हो कि ये प्रॉब्लम है, कॉमन क्वेश्चन हो, जैसे मेरा प्रश्न है कि एंटी एजिंग एज में हमारी झुर्रियां ना आए और हम तेजस्वी लगे, इसलिए हम सब क्या कर सकते हो, ऐसे कॉमन क्वेश्चन आप पूछ सकते हो। और मैम आपसे कैसे पर्सनल कांटेक्ट क्वेश्चन करें? को यस, मेरा कांटेक्ट नंबर आपको मैं ओके लिख देती हूँ। हाँ। ओके, थैंक यू। कांटेक्ट नंबर आ जाएगा और हमसे भी, हम भी ग्रुप में शेयर कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी उषा सिंह भी कुछ पूछना चाहती है। उषा उषा जी, सिंह भी। यस, अनम्यूट कीजिए। सोरेसिस के लिए क्या करना चाहिए? सोरियासिस के लिए सर टॉपिकल में स्किन एकदम मॉइस्चराइज रखना है, उसके लिए टॉपिकल स्टेरॉइड्स लगा सकते हैं, कैल्सिपोट्रायल करके क्रीम्स आती है वो भी लगाना है, सैलिसिलिक एसिड क्रीम से तो वो ठीक होगा ही। और अगर बहुत ज्यादा तो इम्यूनो सप्रेसेंट ओरल ऐसी दवाइयां भी आती है स्पेसिफिक, जो सोरियासिस को फोकस करती है, पर वो डॉक्टर अगर आपको बोले तो अच्छी ब्लड टेस्ट करा के ही शुरू कर सकते हैं, मिथोट्रिक्सेट वो सब, साइक्लोस्पोरिन वो सब दवाई ले सकते हैं। यस, एशनी अपना नंबर शेयर जी, करना ना। सोराइसिस के बारे में बहुत सी प्रॉब्लम के हमारे बहुत लोग क्वेश्चन आते रहते हैं, तो इसका कारण क्या है, ये क्यों होता है, इस रीजन? वो एक्चुअली ऑटो इम्यून है, जो जैसे डायबिटीज कैसा है वैसे ही ये सोरियासिस है। ये एक बार अगर आपको हुआ, आपकी शरीर के अंदर ही ऐसे सेल्स आते हैं जो आपकी स्किन को डैमेज करते हैं, उसका कोई स्पेसिफिक कॉज नहीं है, पर उसके एग्रावेटिंग फैक्टर्स बहुत सारे हैं। मतलब अगर आपको सोरियासिस है तो बहुत सारी ऐसी चीज आप अवॉइड कर सकते हैं ताकि वो बढ़े नहीं। जैसे साइकोलॉजिकल स्ट्रेस का बहुत बड़ा फैक्टर है सोरियासिस इधर में। से देखना, इधर से। बाकी ड्राई स्किन, तो अगर स्किन को आपने अच्छे से मॉइस्चराइज रखा, क्योंकि सोरियासिस देखा होगा विंटर्स में बढ़ता है, तो मॉइस्चराइजर लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है, और स्ट्रेस अवॉइड करना है। और कहीं पे कुछ आपको अगर ट्रॉमा होता है, कहीं पे लगता है, तब उस स्पॉट पे भी सोरियासिस बढ़ जाता है, तो स्किन को ऐसे फिजिकल ट्रॉमा, फिजिकल कुछ लगने से भी प्रोटेक्ट करना है। थैंक यू। इसके साथ कुछ लोग अपनी फीडबैक भी दे सकते हो, कैसा लगा आपको ये क्लास हमारा, क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो क्वेश्चन के साथ मोस्ट वेलकम फीडबैक्स। यस, अशोक जैन हमारे, आज क्या है, चातुर्मास चालू है और प्रवचन होता है, तो रविवार को काफी लोग जल्दी निकलते हैं। हम एक बार और प्रोग्राम रखेंगे, फिर भी जो उपस्थित है उसमें से जो भी कोई अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाहते हैं और क्वेश्चन के साथ, वो भी मोस्ट वेलकम। अशोक जैन, अशोक को म्यूट अनम्यूट का ऑप्शन दीजिए। जय जिनेन्द्र। अपन सुनते हैं कि जैसे खून की खराबी रहती है तो उसके हिसाब से भी एक्जिमा या सोराइसिस होता है, तो उसके लिए अपने क्या कर सकते हैं? नहीं नहीं, ये खून की खराबी ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसा कोई टर्म है ही नहीं।
सोरियासिस अच्छा में मैंने बोला वो हमारे शरीर के अंदर एंटीबॉडीज होती है जो स्किन को डैमेज करती है, ऐसे कुछ स्पेसिफिक कुछ केमिकल्स होते हैं जिससे स्किन डैमेज होती है। तो उसमें वो कुछ खराबी नहीं है, इट इज जस्ट वो हमारी स्किन ऐसी है, जैसे डायबिटीज कैसा है उसमें ऐसा ही है। और एक्जिमा जो है उसमें तो बाहर हम अगर मॉइस्चराइज किया, बाहर के इरिटेंट्स की वजह से एक्जिमा होता है, एक्जिमा अंदर कुछ शरीर में है उसकी वजह से नहीं होता है। जैसे आयुर्वेदिक वाले वो साफी वगैरह देते हैं खून साफ करने के लिए, बोले उससे स्किन का रोग कम हो जाएगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है, ओके स्पेसिफिक कंडीशन को ट्रीट करना होता है, स्किन में कुछ खराबी किसी में नहीं होती। ओके। और एक कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन है, हीट बॉयल्स ऑन बैक इज ड्यू टू ह्यूमिडिटी और बैक्टीरियल इन्फेक्शन। जो बैक पे जो बॉयल्स होते हैं वो अगर बहुत टाइनी है, रेड है, तो उसको घमोरिया बोलते हैं, मिलीरिया बोलते हैं। वो स्वेट ग्लैंड्स ब्लॉक हो जाते हैं उसकी वजह से होते हैं, गर्मी में बहुत कॉमन है। तो वो ठंडे पानी से नहाने के लिए और लैक्टोकैलामाइन लोशन लगाएंगे तो ठीक हो जाएगा। और अगर बड़े बड़े हैं तो वो पिंपल्स होते हैं, ट्रीटमेंट करना पड़ेगा स्पेसिफिकली। और डैंड्रफ की वजह से भी वो बैक पे लीजन बॉयल्स हो सकते हैं, तो डैंड्रफ भी देखना है। सबसे बड़ी बात है, बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन थी पर बहुत टॉपिक कवर कर लिए। तो हम एक काम कर सकते हैं कि एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है उस पर एक स्पेशल प्रोग्राम रख सकते हैं, वो ज्यादा उपयोगी रहेगा। क्योंकि एक टॉपिक को लेके पूरा डिस्कस करेंगे, जैसे हेयर फॉल कॉमन क्वेश्चन है, हाँ एजिंग कॉमन क्वेश्चन है, उसका एक पूरा का पूरा क्लास हो तो आई थिंक वो ज्यादा बेटर रहेगा। क्यों आनंद भाई जी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक एक टॉपिक पर एक एक सेशन लिया जा सकता है। सोराइसिस पे एक सेशन हो सकता है, हेयरफॉल पे एक सेशन हो सकता है। तो हम आगे भी ऐसे हिसाब से प्लान करेंगे। यस, सारिका जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। अनम्यूट करके हाँ बात कर सकते हैं सारिका जी। हाँ, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मेरा प्रश्न है ना कि मुझे बाल में कलर करना पड़ता है, तो उसकी वजह से सामने का बहुत लॉस हो रहा है हेयर। ऐसे हेयर बहुत अच्छा था, ग्रोथ अच्छी है, लेकिन वो यहाँ पे बहुत हल्का होते जा रहा है, तो उसका क्या कुछ होगा? मैं वो जो पिछले बार हाँ एक डॉक्टर को दिखाई थी, तो उन्होंने मुझे एक कलर दिया है, कूटी कलर करके है। हाँ यस, बस क्यूटी कलर इज वही गुड। कलर अब यूज कर रही हूँ। पहले कुछ और कलर यूज करती थी अपने दिमाग से, लेकिन उससे बहुत सेंसिटिव स्किन है, बहुत ये सब प्रॉब्लम होता है, जलन होने लगता था। हाँ, ये क्यूटी कलर इज अ गुड हेयर डाई यू कैन यूज। प्रेस्टीज करके भी एक आता है, और क्यूटी कलर बोथ यू कैन यूज। और हेयर डाई से यूजुअली हेयर फॉल नहीं होता है, हेयर डाई से इरिटेशन बहुत होता है स्किन में, बहुत सारे लोगों को इचिंग, रेडनेस और बैक ऑफ द नेक तक चला जाता है वो इचिंग। तो वो ये क्यूटी कलर और वैसे वैसे है जिसमें केमिकल्स कम होते हैं, तो वो इरिटेट नहीं। मुझे ना फेस में और आंखों में जलन ज्यादा होने लगता था। हाँ अच्छा, ओके, हाँ वो आगे भी नेक तक जा सकते हैं। तो कुटी कलर ठीक है? हाँ ठीक है डेफिनेटली। ओके, थैंक यू मैम। एक क्वेश्चन मैं पूछूंगी एशिया ने, कि लोग, हाँ कुछ लोग बोलते तेल लगाते ही नहीं है, हाँ हेयर हाँ। ऑयल लगाते ही नहीं। अगर हेयर ऑयल लगाना जरूरी है तो उसकी आवश्यकता थोड़ी बता दीजिए, और कौन सा हेयर ऑयल रेगुलर यूज के लिए अच्छा है, थोड़ा उसका भी गाइडलाइन दीजिए प्लीज। हेयर ऑयल एक्चुअली इतना नेसेसरी नहीं है, वो हमारे हेयर को मॉइस्चर देता है। और आपने देखा होगा कि थोड़ा अगर ऑयल लगाया है तो शाइन आता है हेयर में, ड्राई हेयर थोड़े डल लगते हैं। तो हेयर ऑयल उसी के लिए है। स्काल्प में ऑलरेडी ऑयल प्रोड्यूस होता ही है, मैंने बताया था। तो ऑयल लगाने से अंदर अगर ऑयल ज्यादा लगाया, रोज रोज लगाया, तो डैंड्रफ बढ़ता है। तो हेयर ऑयल इतना नेसेसरी नहीं है। थोड़ा न्यूट्रिशन के लिए और शैम्पू के पहले प्री कंडीशनर के जैसे तरीके से हम ऑयल यूज कर सकते हैं। और कोकोनट ऑयल इज गुड, आलमंड ऑयल इज ऑल्सो गुड। और लोग कुछ कंडीशनर यूज नहीं करते, और कुछ लोग बोलते हैं कि कंडीशनर बहुत जरूरी है। तो कंडीशनर की क्या कंडीशन है, कि वो आवश्यक है या क्या है, वो उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। हमारे हेयर सॉफ्ट स्मूथ लगने के लिए कंडीशनर जरूरी है, वो भी कैसा, हमारे स्किन के कैसे मॉइस्चराइजर, मैंने बोला था मॉइस्चराइजर यूज करने के लिए, तो वैसे हेयर के लिए भी कंडीशनर एक्ट एज अ मॉइस्चराइजर। वो मॉइस्चर को, शैम्पू के बाद जो वेट रहता है वो मॉइस्चर को लॉक कर लेता है कंडीशनर, तो हेयर ज्यादा ड्राई नहीं लगेंगे। तो दैट इज वाई कंडीशनर इज नेसेसरी। और ऑयल में मैं एक दूसरा बोलना चाहूंगी, आर्गन ऑयल करके आता है, दैट इज ऑल्सो वेरी गुड फॉर योर हेयर हेल्थ। आर्गन ऑयल, ARGAN। जयेश जी शाह, कुछ कहना है आपको? जयेश जी, वैशाली वैशाली। जयेश शाह जी, 1-2 मिनट हम टाइम है, हम ले सकते हैं, नहीं तो समापन के। It was a very wonderful lecture, very informative. थैंक यू थैंक यू। A very great lecture, yes.
so much information to us. थैंक यू। ओम अरहम। ओम अरहम। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर लेक्चर हुआ। कॉन्ग्रेचुलेशन, थैंक यू। एंड हम लोग हमें एक बार लेक्चर देता है तो वो हमारे परिवार का बन जाता है, यानी एमपी के और कल्याणम योग केंद्र का। तो हम चाहते हैं कि आप भी जुड़े और आप जैसे जो ज्ञान देने वाले डॉक्टर है उनको भी हमसे जोड़े, ताकि हम हर लोगों के पास आपकी अच्छी जानकारी पहुंचा देंगे तो वो लोगों को बहुत उसका उपयोग होता है। इसके लिए एवरीवन इज मोस्ट वेलकम। थैंक यू एशनी, थैंक यू सीमा जी, थैंक यू फॉर पेशेंट लिसनिंग। थैंक यू ऑल। ओम Thank you. अरहम। तो अभी हम समापन की ओर चलेंगे। दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को कोमलता से बंद रखते हुए मेरे साथ साथ सभी मानसिक उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। जो भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अल्पा जी ने अपना वीडियो ऑन किया। अल्पा जी, आपको कुछ पूछना है? 1 मिनट मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ अल्पा जी, नहीं तो सेशन संपन्न करेंगे। यस अल्पा जी। Yeah, it was a wonderful, very informative session. अश्नी को सुनना हमारे लिए इट्स अ वेरी बिग ऑनर, बिकॉज छोटे से उसको देखा है। शी हैज रियली वेरी वेल एग्जीक्यूटेड द प्रोग्राम। एट द सेम टाइम जो मेरे 1-2 सवाल थे रिगार्डिंग हेयर कलर, तो शी हैज वेरी वेल एक्सप्लेन्ड। वो प्रॉब्लम जो सेंसिटिव स्किन का है, दैट ऑल्सो आई हैव अंडरस्टूड फ्रॉम हर। थैंक यू सो मच फॉर अरेंजिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग सच ब्यूटिफुल प्रोग्राम्स। Thank you, Ashni. It was very nice to listen to you. तो मैं बोलूंगा फिटनेस का डोज, आप सभी बोलेंगे 1 घंटा रोज। यस, फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज। फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज। फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज।